On 4th of December, the late Prime Minister Indira Gandhi first explained we were forced to declare this war. And earlier morning we saw Pakistan aircraft, they started bombing near our morchas. हम जीत के आएंगे और शीघ्र वापस आएंगे। उस स्टेशन पर औरतें सब रोने लग गई कि लड़ाई में जा रहे हैं। हाँ, तो ऑल अफसर्स वर गोइंग। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आप तो खुद पुलिस अफसर की बेटी हो और हमारा सारा सैनिक परिवार है, रो मत। अपने नौजवान बूढ़ी औरतें ट्रेन रोक के हमें तिलक करते थे, आशीर्वाद देते थे, खाना लेके आते थे, बट ट्रेन केप्ट ऑन मूविंग और ईस्टर्न। तो पब्लिक की तरफ से लोकल देसी पिस्तौल या बंदूक से मेरे यहाँ दोनों पाँव में छर्रे लगे। नमस्कार, HNT के दर्शकों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा आज फिर उस शख्सियत के साथ जिनको हरियाणा के लोग इतना सम्मान देते हैं और क्या कहते हैं उनसे इतना सीखते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो जिनकी आज के टाइम युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अपने हॉस्टल्स में, अपने घरों में, अपने ऑफिस में जिनकी फ़ोटो लगी होती है और उनसे फ़ोन करके भी, मिल के भी, जनसभाओं में भी लोग रोक रोक के उनसे राय लेते हैं, उनसे सीखते हैं। आज उन्हीं हरियाणा के कोहिनूर के साथ डॉक्टर MS मलिक साहब, फॉर्मर DGP, उनके सम्मुख फिर दोबारा से सीरीज 2 के अंदर फिर रूबरू होने के लिए आए हैं। तो सर से हम ये एक बार फिर सर आपका स्वागत है HNT न्यूज़ में, फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुखबीर जी। सर लास्ट उसमें जब हम चल रहे थे, तो लास्ट टाइम जब हमने क्लोज किया था क्लोजिंग एंड पे, तो सर आपने एक लाइटर नोट पे कहा था कि हे राम आपकी बार मुझे रास्ता दिखा दो, क्योंकि आप काफ़ी उलझन में फंसे हुए थे। 90 लोगों की टीम को लीड करके आप चल रहे थे। हे राम मुझे किसी तरीके से रास्ता दिखा दे, फिर तो मैं फौज जने छोड़ दूंगा। तो यू वर ऑन द लाइटर नोट बिकॉज वो जोक्स वगैरह ने जो थी आपको काफ़ी जगह से काट लिया था और रास्ते में ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई थी। सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज। उसके बाद जो भी मुझे काम दिया गया था वो तो सक्सेसफुल था, और उसके बाद मैं उस इंसिडेंट के बाद मेरी कमांडो विंग में पोस्टिंग होगी, क्योंकि मैं कमांडो कोर्स आर्मी का टफेस्ट कोर्स होता है, उसमें मुझे इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली। और जूनियर लीडर्स विंग इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम में, हाँ, जहाँ जो डायरेक्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और कमांडो कोर्स आर्मी का टफेस्ट कोर्स है। मुझे उसमें मैं फर्स्ट आया था, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मुझे मिली थी, तो मुझे बतौर इंस्ट्रक्टर वहाँ तैनात किया गया बेलगांव के अंदर, जो कर्नाटका के अंदर। तो सर जब आप वहाँ पे आए तो आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो आप एक जनरल डायर के नाम से जाने जाते थे, आपने इतना कोहराम मचा दिया था टेररिस्टों के बीच में। तो आपकी फेयरवेल, आपके दोस्तों की यादें, वो किस तरह का माहौल रहा सर? जब किस तरह का गमगीन माहौल रहा जब आपको फेयरवेल वहाँ से दी गई, और कर्नाटका के लिए जब आप अपना इतना बड़ा काम मिशन करके जा रहे थे, तो किस तरह की फीलिंग रही थी? नहीं, नॉर्मली पोस्टिंग आर्मी में इसको ERE कहते हैं, जैसे सिविल सर्विस में डेपुटेशन कहते हैं। वहाँ बटालियन ने मुझे फेयरवेल दिया, अच्छी तरह जैसे देते हैं फौज में, तो डिनर वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह ये चलती हैं। और मैं कमांडो विंग ज्वाइन कर लिया। कमांडो विंग के अंदर एक इंस्ट्रक्टर को स्पेसिफिक रोल दिया जाता है, और कमांडो कोर्स करने के बाद ये कहा जाता है कोई भय नहीं रहता। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर को स्पीड के पेस सेटिंग करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च हुई, 20 किलोमीटर की स्पीड मार्च हुई, 40 किलोमीटर की स्पीड मार्च हुई। द कमांडोज यूज टू कैरी द फुल लोड, पीछे पैक 08 30 kg प्लस राइफल 35 kg लोड के साथ चलते थे। और उसके अंदर नॉर्मली टाइमिंग सेट किए जाते थे। जो 60 किलोमीटर का रिकॉर्ड है वो मेरा आज तक भी मेंटेन। दिस इज नॉर्मली ब्रिस्क वॉकिंग, वॉक एंड रन, फास्ट वॉकिंग। हाँ, एक तो मेरी इसमें स्पेशलिटी थी। दूसरी स्पेशलिटी थी एक कॉन्फिडेंस जंप होता है,
उसको मैं कमांडोज को डेमोस्ट्रेट करता था, ऑफिसर्स को, कि कैसे आप कॉन्फिडेंस जंप करोगे. वो नो, it used to be a swimming pool, slightly big swimming pool. You have to jump in that water. और जंप करने के बाद जैसे 50 फुट पानी होता था, आप 50 मीटर तैर के जाते थे, और एक बीच में पाइलन स्ट्रक्चर बना होता था लोहे का, उसके 20 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाते थे. दैट इज 64 फीट. 64 फीट चढ़ने के बाद फिर एक प्लैंक होता था 10 इंचेस वाइड. यू हैव टू वॉक ऑन दैट प्लैंक. और अगर ऊपर से नीचे देखे तो कमांडो डरते थे, और पानी भी ऐसे तारे की तरह चमकता था. फिर अगेन यू हैव टू गो अप 4 steps. 4 steps, that comes to 72 steps. Again you come down 4 steps, again come down to the level of 60. Again you mark 20 meters on that 10 inches plank. Then you again climb up about 10 steps. Then there was a monkey rope. You have to crawl on that monkey rope for about 20 meters, and then you have to jump. So I used to jump. Then commandos used to feel hesitant, used to feel scared, but वो इस तरह डिजाइन था कि नीचे इंस्ट्रक्टर, मैं अगर इंस्ट्रक्टर हूँ, आई विल फायर ए शॉट और कमांडो जंप करेगा. तो कमांडोज कहते थे जी नहीं, इस रास्ते से नहीं आएंगे. अल्टीमेटली उनके हाथ छूट जाते थे. लाइव बेल्ट होती थी तो उसमें एक आध हादसा भी हो जाता था. तो दैट वाज द टफेस्ट कोर्स. उसके अंदर बीच में फिर पाकिस्तान का बॉर्डर टेंशन होगी, मुक्ति बनी, हमें कलकत्ता ले जाया गया, वहाँ ट्रेंड किया गया. अच्छा, कर्नाटका बेलारी से सर, बेलगांव से आप कलकत्ता ईस्टर्न कमांड आर्मी हेडक्वार्टर्स. तो वहाँ फील्ड मार्शल मानेकशॉ, a very brave soldier and officer, big name. He addressed us कि gentlemen, I don't know when you are going in, but you have to go in. Always look front. Don't bother. But don't show your back to the enemy. Field Marshal Manekshaw will be there with you. And you will face the bullet. Face the bullet with your chest up. I will take care of your families. Oh my God, what a motivational talk. Then from Eastern Command headquarters, after 1 month of training, even teaching Bengali, we were dropped at Bengaon. Bengaon was the border town. Border for that India and... No, it's inside 10 kilometers. Then we were camping there, doing various activities. What activities were carried out, that is secret. But in the interest of national security, we were there in July. War broke out on 4th of December. 4th of December. 71 war. Then it was full-fledged war. And our job that time was to move with the Army Brigade. They were, earlier we were moving in civilian dress, called as Mukti Bani. And we first captured Jaisur, then Khulna. That's the name of the area. Jaisur is in Bangladesh now, that time East Pakistan. When we... Can I ask one statement, sir? How this war is declared, sir? You know, at that time, we are not seen in the war. I have seen the Kargil only. But at that time, late Mrs. Indira Gandhi was Prime Minister. She was Prime Minister. Before declaration, indirect operations used to take place. Like now they are doing slight skirmishes. Sometimes they were going on. On 4th of December, the late Prime Minister Indira Gandhi first explained that we are forced to declare this war, and war is declared at dead night. Earlier morning we saw Pakistan aircraft, they started bombing near our morchas, trenches, and first
bombardment came. Then later on, within 3 days, Field Marshal Manekshaw was planning was so accurate, he smashed all aerodromes of Pakistan. Within 3 days, he grounded Pakistan Air Force. It means planning was so excellent and well executed. Both sides, on both the fronts, eastern as well as western. Politically and diplomatically, it was neutralized by that time politicians. It was organized very well. Was it on the western side also? Western side was also, both sides. And Indian Army kept on advancing. I was that time with General Dalbir Singh. He was a div commander. I was standing by his side. General Dalbir Singh, Major General. Major General Dalbir Singh. From Grenadiers. He was commanding the div. After reaching Khulna, the Pakistani, he was probably his batchmate, pre-partition commission. And on wireless, he said, ki either you surrender. He called for his nickname Khan. This is Dalbir here. Either you surrender or I'll start bombardments. You have no artillery. So there will be no casualty. You better surrender. And we ensure the safety of your Jawans. From other side, Field Marshal Manekshaw used to announce 4 times on radio. Every day, पाकिस्तान के अफसरों और जवानों, हिंदुस्तान की फौज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, मैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ बोल रहा हूं और आपको ये कहता हूं कि आप सरेंडर करें और आपको पूरा वार के नियमों के अनुसार ट्रीट किया जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर. So it was brainwashing of Pakistan. He used to say this. So when General Dalbir said, कि either you surrender, I give you 3 hours. So surrender point was fixed at Khulna near Padma River. We were attached with Madras Regiment plus some other battalion. They started surrendering, used to throw their weapons and piles of weapons and ammunition, and they were taken as prisoners. 35,000 prisoners of war in Khulna. In one day. Total others were on Dhaka. 2 places surrender took place. So, quite interesting. My name was Malik. So, Malik, there were Muslimans also. So, I was with East Bengal Rifles. They were deserted from Pakistan Army, one company. So, one day the Johnny asked me, Sir, namaz kitni baar padhte ho? I thought it for a second, but हमारी राजपूताना राइफल्स में एक कंपनी मुसलमानों की थी और उनसे मैंने अच्छी तरह नमाज के बारे में ऑल दिस थिंग्स आई नो. हाँ, वी यूज्ड टू गो टू मॉस्क आल्सो. तो मेरा प्रॉम्प्ट जवाब था, अरे जंग के मैदान में अल्लाह मियाँ का नाम जितनी बार लिया जाए उतनी बार ही अच्छा है. ऊपर वाले का जितनी बार में नाम लिया जाए. हाँ, अल्लाह मियाँ का. जंग के मैदान में नमाज पढ़ने का किसको टाइम मिलता है? तो एनीवे उसको विश्वास हो गया कि साहब भी मुसलमान. और आप हैरान हो गए कि जब पाकिस्तान आर्मी ने वहां सरेंडर किया तो वहां के मुसलमान अफसर मेरे को गले लगे, हमारा भाई आ गया, हमारा भाई आ गया. कुछ अपने हरियाणा से, कलानौर से गए हुए थे उनके पेरेंट्स. वो अपनी स्टोरी बताई कि हम 47 में कलानौर से अपने माँ बाप के साथ आए थे और हमारे 15-16 साल के. हाँ, तो उसके बाद वहाँ उस टाइम पर जनरल अरोड़ा और नीचे जो भी अफसर था उन्होंने पूछा कि आपको कौन एस्कॉर्ट कमांडर चाहिए, कि हमें तो कैप्टन मलिक चाहिए. उसके ऊपर विश्वास. तो उनको एस्कॉर्ट करके, क्योंकि बंगाली लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के बहुत खिलाफ थे, लेडीज, हाँ, उन्होंने ज्यादती बहुत की थी, मोलेस्टेशन, और तो लेडीज कीचड़ लिए हुए और उनके ऊपर फेंकने लगे तैयार थे. हम उतर के बड़ी मुश्किल से ईस्टर्न कमांड आर्मी हेडक्वार्टर तक लेके आए. फिर उनके अफसर्स को वहाँ स्टे किया गया और जवानों को प्रिजनर ऑफ वार कैंप्स बनाए गए.
it was very exciting experience. But was this surrender, sir, with the permission of Punjab, Pakistan government, or it was army decision, Pakistan army decision? No, it was Pakistan government decision. I think उस टाइम पर भुट्टो was there. Bhutto was their prime minister. It was with that or their army general Yahya Khan or somebody. What do you people have celebrated this victory? We were received by Eastern Army commander in a big way at Eastern Army headquarters. Special treatment was given. India-Pakistan match, India or some country match was going on, cricket match, and given special parties, VIP treatment. And Army commander said, "You have won the war." And so, any special increments, also कोई promotions and awards, वो उस तरह भी declare होते हैं ना सर, जो normally awards के अंदर नहीं, कंट्री के लिए तो क्या होना था, those who fought war, bravery, gallantry medals were given, and war medal who participated उनको भी दिया गया था, हमें भी मिला था. और big casualty, हाँ, there were big casualties. both side of majorly Pakistan, ज्यादातर पाकिस्तान साइड पर, हमारी भी बहुत हुई. यंग अफसर्स दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. जो बच गया भगवान की मेहरबानी से बच गया. अल्लाह मियां की मेहरबानी से. हाँ. But your planning and your journal, Manik's motivational, as you explained, sir, it was extraordinary. उन्होंने एक और किया कि उस टाइम पे गवर्नमेंट को परसुएड किया कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जितने भी थे, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा उन्होंने वार में काम किया है. और पहले भी एक ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने 62 वार के बाद कि उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाना चाहिए, रिलैक्सिंग द एज एंड पेपर कंसेशन, कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज में अपीयर हो सके. तो वो कंसेशन दिया था कि जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल में हैं, वो आर्मी के इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. 3 चांस दिए गए थे, और कंपल्सरी में अपीयर हो सकते हैं. ऑप्शनल की रियायत दी गई थी. कंपल्सरी पेपर वी अपीयर्ड, और फिर इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करके तो हमने भी एग्जाम दिया. पहली बार दिया तो मिस हो गया. तो पुष्टि कहाँ थी सर आपकी? एग्जाम जब दिया, मेरी पोस्टिंग बेलगाम में थी, तो इन्फेंट्री स्कूल में ही मैं कमांडिंग अफसर से रिक्वेस्ट करके कि मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज में अपीयर होना है सर. मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दास था, उसने कहा, तो मैंने आईपीएस पहली चॉइस भर दी. मतलब आपका केस फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी चॉइस ही आईपीएस थी. आर्मी की वजह से भी मेरे पिताजी कहते थे कि डंडे वाली नौकरी होनी. अपनी चॉइस भी थी कि आपका ये मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा. तो मैंने कहा क्यों? कहता आईएएस का भरो. वो बंगाली था, इंटेलिजेंट अफसर था. आईएएस पीपल, उनके प्रमोशन और एरिया ऑफ वर्किंग पर प्रभावशाली है. दे कैन डू ए लॉट. गवर्नमेंट के नजदीक रहते हैं. तो पुलिस ने तो डंडा ही चलाना है, वो एक ही डिपार्टमेंट में थ्रू आउट नौकरी करनी है. तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आईएएस का भर देता हूँ. तो क्योंकि वार से आए थे इमीडिएटली, तो मई जून में एग्जाम होता है. मार्च में हम आए थे बांग्लादेश से आफ्टर विनिंग वार. 2-3 महीने वहाँ रहे भी, और इंडियन आर्मी के खिलाफ इंडियंस गो बैक का वो भी शुरू हो गया था, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जी सोचते थे कि जल्दी जल्दी मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ. लेटर ऑन पोर फेलो वाज शॉट डेड. हाँ, प्रेसिडेंट था. तो वी वर सेंट बैक आफ्टर 2-3 months. वी आर कॉल्ड आउट फॉर ड्यूटी. और प्रोबेबली मेरा असेसमेंट है कि इंडियन आर्मी थोड़ा और वहां रहती, शायद मुजीबुर रहमान कुड हैव बीन सेव्ड. हाँ, ये जो उसका मैसेकर हुआ, उसके बाद उसने सीओ ने कहा कि मैं आईएएस भर दिया मैंने,
फर्स्ट आईएएस, सेकंड आईपीएस एंड अदर सर्विसेज चॉइस होती है। वो एग्जाम देने चले गए। फर्स्ट एग्जाम ये एग्जाम हुआ बेंगलोर में। आई कुड नॉट क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद वापस आ गया। तो मेरा डिटर्मिनेशन पक्का था। तो मैंने कहा जी मुझे 2 महीने की छुट्टी दी जाए जो ड्यू होती है, और 2 महीने की विदाउट पे फरलो। तो दिल्ली में मेरे एल्डर ब्रदर थे कैप्टन हरी सिंह। तो वो वैसे दिल्ली उनकी पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन उन पहले बरेली में पोस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, आप पढ़ाई करो, मैं भी फैमिली शिफ्ट नहीं करूँगा। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट हेड को टीपीटी कंपनी है एक धौला कुआं में, वहाँ भाई साहब का मकान था, और वो भी सारे दिन ड्यूटी पर रहते थे। मेरे पास कोई नहीं आता था, बाहर से ताला लगा देते थे, खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर कर देते थे। आई कंटिन्यूड माई स्टडी थ्रू आउट द डे, डे एंड नाइट। मैंने कहा दिस टाइम आई विल डू इट। देन आई अपीयर्ड। This time exam center was in Delhi, and I topped the IPS list, but still missed by 3 points. IAS could not get it. Okay. It means IPS to you top completely, but IS में you were missed by 3 points. उसकी भी एक हिस्ट्री बताता हूँ। राउज IAS स्टडी सर्कल था दिल्ली में कैनाट प्लेस में। तो वहाँ ब्रदर मेरे को रोज छोड़ के जाता और फिर लेने आता। तो राव यूज टू ब्रीफ फॉर इंटरव्यू, एंड देन आफ्टर इंटरव्यू ही यूज टू कॉल द स्टूडेंट्स और हिज ट्रेनिंग आफ्टर अपीयरिंग इन यूपीएससी। Then he started, my interview came, I appeared, and he asked me various questions. What did they ask you? So briefly, earlier he told me, if you have written your habit reading books, abhi bhi reading is my habit. Well, chaps, better you study some books and only name those books which you learn by heart. They will ask you the question on this only, your hobby. So I masterminded 2 books. One was Untold Story, Chinese by General B.M. Call, and other was, I used to study in MA literature Shakespeare. That was my pet. Hamlet is one of the tragedies. So I again read it thoroughly, and I knew what questions they'll ask. They said, what is your hobby? So, reading books. Which books you have read? I said these 2 books. They started with Untold Story. I told them what General Paul has written, this and that. Kata Hamlet? Yes. What lessons have you learned from Hamlet? Only this question there. So, मैंने कहा कि Hamlet could not take the revenge, the murder of his father. In 4th attempt, he killed the assailant who killed his father. And what is the lesson? Lesson was, he said, मैंने कहा कि contemplating is not the life. Action is life. He said, okay, thank you. I came to Mr. H.N. Rao. Rao's IAS study center. He is accessible, sir. The promoter of such a big academy. He is accessible. नहीं, अभी that time very few students used to be there. So he asked me about this Hamlet story. When I said action is life, he was without hair and scratched his head. Sorry, Mr. Malik, you have missed IS, but you are in IPS. So I again became confident. The result came. That time I was I was staying in my village, leave come furlough, and there was no paper in the village. Somebody from Jeend, he said कि आप
आईपीएस में आ गए. ही ब्रॉट द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस. आई रेड इट. आईपीएस में आ गए. सो I went back to the You got the news. You were at village. My village, Samlokla. Samlokala में. Okay. I felt happy. That time it's not that big तो affair. काफी थे सर उस टाइम जब आपने न्यूज़ सुनी मतलब at that time you कोई भर्ती थी there. Yes. खेतों में इधर उधर थे. No, he was there. But it never used to be so much of courage कि But it IPS was में a आ big गए. celebration. Big celebration. No, these days whole village goes out and though it was not there. अच्छा आपको पूरा जुलूस निकाल के पूरे गांव के Never used to be. So when I came in IPS, my father said, भाई वहाँ भी जनरल बनते. My brother said कि जनरल बनते. No, I'll join IPS only. So I went back to the battalion and one day. Then again you had a farewell. It was a big farewell. Then there was a firing on the border. I was brought down by my commander from the height. I was at the post Doda. You were fighting. 12 o'clock, dead at night. It took 2 hours to came down. And then at 2 o'clock in Petromax light, उन दिनों लाइट तो होती नहीं थी, लैंटन Petromax, I signed my resignation. That was on 16th of July. 17th of July, I moved. Year was 1974. I moved from battalion. Then, since there was firing between Pakistan, there were certain Jawans who got sustained injuries. One Jawan was also killed, but he went other side of the LOC. And initially Pakistani captured him and then killed him, mutilated his body. But in Jammu Military Hospital, I told CO that I will meet my Jawans. Though I am late by 1 day, I met them in the hospital. I said, okay, bye. I am joining police service. मेरे लायक कोई भी काम हो, so you are always welcome. So then I went on 18th July. I joined combined training at Mussoorie, Lal Bahadur Shastri, Indian Academy of Administration. There, foundational course for 3-4 months. Then we were sent to IPS. सर इसी दौरान जैसे आपने लड़ाई भी लड़ ली, आपने आईपीएस भी कोर्स कर लिया, तो फैमिली का कहीं आप जिक्र करना भूल जाते हैं सर. तो कहाँ पे मिसेज मलिक कहाँ पे रही, कहाँ रही, तो कंप्लीट ट्रेन में आप बिल्कुल मिस कर चुके हैं. आर्मी में बड़ा कम फैमिली स्टेशन होते हैं. इनिशियली 2 साल तो वो मैंने स्टोरी सुनाई थी जब मैं अकेला ही था. तो थोड़े से दिन के लिए नसीराबाद मुझे स्टेशन मिला. नहीं, नसीराबाद अपना राजस्थान में. नसीराबाद इधर हरियाणा बॉर्डर से थोड़ा आगे ही है. आप अगर इधर जाएं झुंझुनू अगर जाएं, झुंझुनू जाएं, पिलानी से आगे उस तरफ जाएं तो नसीराबाद आता है. अजमेर से पहले. हाँ, तो नसीराबाद फर्स्ट टाइम मैं वाइफ को लेके गया तो सेपरेट क्वार्टर. पहले तो सीएम ने क्वार्टर नहीं दिया कि मेरी उम्र 25 साल की थी नहीं थी, तो वो वहाँ खैर फिर क्वार्टर भी मिल गया. किसी मेजर ने कहा आप यहाँ रहो, और वहाँ नसीराबाद ज्वाइन किया. मेरी वाइफ साथ थी. फिर मेरे कमांडो विंग में, जूनियर लीडर्स विंग में ऑर्डर आ गए. मेरी वाइफ, एक बच्चा था छोटा, वो गांव में पैदा हुआ था. अभी नाउ ही इज नो मोर. बबलू हम कहते थे सुरेंद्र. हाँ, ही डाइड एट द यंग एज एज इंजरी. तो उसको साथ लेके गए. फिर बेलगाम में वाइफ के साथ रहे और थोड़े से दिन रहे. सालेक, ये मैंने कमांडो विंग की कार्रवाई आपको बताई. फिर वो वार में जाने के ऑर्डर हो गए. वार में स्पेशल ट्रेन आई, और स्पेशल ट्रेन में आपको पता ही है कि कैसा माहौल होता है. उससे पहले फिर हमने टेलीफोन किया कि कृष्णा के पास कोई नहीं है. तो वो मेरी मदर ओल्ड थी, वो बेलगाम आई. मेरा एक भाई छोड़ने आया कि वे अकेली लेडी कैसे रहेगी, बच्चा भी छोटा था. तो स्टेशन पर औरतें सब रोने लग गई कि लड़ाई में जा रहे हैं. हाँ, तो ऑल ऑफिसर्स वर गोइंग.
तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आप तो खुद पुलिस अफसर की बेटी हो और हमारा सारा सैनिक परिवार है, रो मत, हम जीत के आएंगे और शीघ्र वापस आएंगे। तो रास्ते में जब वहां से स्पेशल ट्रेन चली तो हर जगह हमें, जैसे जैसे ट्रेन कलकत्ता के पास पहुंची, जहां जहां रुकती थी, अपने नौजवान बूढ़ी औरतें ट्रेन रोक के हमें तिलक करते थे, आशीर्वाद देते थे, खाना लेके आते थे। बट ट्रेन केप्ट ऑन मूविंग और ईस्टर्न सुना गया था या कुछ फिल्मों से सुना गया था, और आप लोगों के लिए तो पता इट वाज टफ टू अंडरस्टैंड है। फिर वो लड़ाई के दौरान ही तो वहाँ चिट्ठी भरे दिनों के बाद पहुंचती थी, मुझे खबर मिला है कि भाई आई एम ब्लेस्ड विद ए डॉटर कृष्णा मलिक, एक और लड़की को। तो कोई था नहीं आसपास, मेरी मदर थी और वहाँ हॉस्पिटल में कोई जो कैटेगरी अफसर होते हैं, जैसे बी कैटेगरी सी कैटेगरी, उनको लड़ाई में नहीं लिया जाता, पीछे छोड़ दिया जाता है। कर्नल आवात मेरा मित्र था, पड़ोसी भी था, वो जाता था, वो स्कूटर पे लेके गया और एडमिशन कराया मिलिट्री हॉस्पिटल। गाड़ी थी नहीं, तो एनीवे लड़की पैदा होगी। मैं तो बहुत खुश हुआ, घर में लक्ष्मी आ गई। घर में लक्ष्मी आ गई। तो लड़ाई से वापस आए तो मेरे चोट वैसे ट्रेन में लग गई थी, मेरी माँ ने सोचा लड़ाई में चोट लगी है, तो सामान समून करते टाइम पर तो लड़की को, सोनिया को हाथ में लेके कहने ले बेटे, मैंने तो पहले ये कमाया है, ये कमाया। हाँ एनीवे बुजुर्ग आपसे लेके बहन की किस्मत आपको ऑल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल बैड। जब जवान उम्र में मुझे करते थे, उर्दू के बड़े एक्सपर्ट थे और चौधरी छोटू राम सर मोहम्मद इकबाल के एक शायर को बार बार पढ़ते थे पब्लिक मीटिंग से इकबाल अलामा, इकबाल अलामा, हाँ मोहम्मद इकबाल, हाँ। तो वो कहते थे खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है। दीन बंधु छोटी राम ये कहते थे कि आप अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि खुदा ही पूछे बताओ क्या चाहते। जैसे मेरे से पूछा था कि रास्ता दिखाओ, तो मैंने खुदा से पूछा। तो उसके बाद एक और बात चौधरी छोटू राम करते थे कि जिस दिन मेरी अखबारों में बुराई नहीं आती या नुक्ताचीनी नहीं आती तो समझ लेना कि वे आपका बेटा, आपका भाई चौधरी छोटू राम बिक गया। तो कोई नुक्ताचीनी होगी तो मैं उसको पसंद करूँगा मेरे पास अपने दिमाग के मुताबिक। सर इसमें ना कुछ जिन्होंने इंटरव्यू देखा है, कुछ के कमेंट्स थे, मैं दो चार आपके इम्पोर्टेंट से जो मैं हाईलाइट, एक लड़की है बड़ी क्वालिफाइड है, उसने लिखा कि मिस्टर हुड्डा आप सर से पूछिएगा कि होनेस्ट तरीके से आज वो आर्मी को अपर मानते हैं या आईपी सर्विसेज को अपर मानते हैं। तो कहने लगे कि सर से ये जरूर पूछ लो जरा इसकी पे क्लैरिटी देना सर कि आर्मी या आईपीएस कौन बेहतर है। स्पष्ट जवाब तो ये है कि पुलिस इंटरनल स्टेट को देखती है और आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है। दोनों को कंपेयर करना ये बड़ा कोई ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने क्यों आर्मी छोड़ी, कुछ एक रीजंस तो बता दिए। मैं देहात में पला, देहात लोगों की क्या क्या एस्पायरेशंस हैं, बड़े कठिन हालात में पढ़ा और जब पढ़ते पढ़ते भी लोग आते थे कि जी हमें नौकरी दिला, और नौकरी भी सिर्फ वो ये नहीं कहते कि मेरिट पर हो, बस हुक और क्रुक नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारे हरियाणा की असलियत है, आज भी है। लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो अपने आप से आ जाते हैं, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे तो 5% 1% ब्रिलियंट बच्चे हैं, बिल्कुल। बाकी तो धक्का मारने से चलते हैं। धक्का स्टार्ट है सर। हाँ, धक्का स्टार्ट। तो मेरे पिताजी जब इवन सेकंड लेफ्टिनेंट था, भाई छोड़ ने भर्ती करा दे, जैसे मैं तो सारी फौज मेरे बस में है, रिक्रूटिंग अफसर। वो उनका भोलापन था सर, देखिए तो साहब का वो तो उनका भोलापन था। तो मेरे पिताजी लेके आए एक ओबीसी श्रेणियों का लड़का था, हमारे खेत खाते में काम करता था, मैं उसको भर्ती करा, जाओ बोला आप वर्दी पहन के जाओ। मेरे पिताजी खड़े लगे, वो
ऑनरी सूबेदार ही रिटायर हुए थे, तो ज़्यादा वो नहीं पते थे। एक कर्नल असंध में भर्ती करने आया, तो मेरे पास उन दिनों एक स्कूटर था। मैं उस लड़के को स्कूटर में बिठा के कर्नल के पास लेके गया। आओ सेकंड लेफ्टिनेंट साहब, क्या बात? मैंने ये सारा गाँव मेरे पीछे पड़ गया, इसको भर्ती कर दो। अच्छा, अब फ्रेंडली सीधा ही बोल दिया सर आपने। हाँ। बोला भाई भर्ती तो टेस्ट पास करने का जवान लड़का है, रिटर्न तो उन दोनों होता नहीं था, वो सारे टेस्ट पास करेगा, थोड़ा सा अच्छा रात लगा दो। तो खैर उसने कोशिश की। बोला मैं बड़ी मुश्किल के बाद लिटरली आई कैप्टन बैगिंग। मैंने कहा जी मेरे लिए तो गांव जाना वापस होगा। उसका नाम भूल गया। ही रिक्रूटेड हिम। दैट्स अ ग्रेट सर। हाँ, तो ही रिक्रूटेड हिम, और सारा गांव में जैसे कहते रुका पड़ गया, और सोचा महेंद्र मलिक को बहुत भर्ती करा दें। मेरे पास जहाँ नसीराबाद में पोस्टिंग, वहाँ लोग पहुँच जाए और कई जगह पहुँच जाए, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। भर्ती सेपरेट विंग इन आर्मी। आजकल तो आर्मी रिक्रूटमेंट बड़ी डिफिकल्ट है। तो फिर मैं देखता था कि पुलिस में भर्ती जैसे अनपढ़ खड़ा हुआ वो भी भर्ती हो गया, और अगर एसपी हो तो उसकी मर्जी वो है। अच्छा। तो मैं शुरू से ही चाहता था कि लोगों के काम होने चाहिए, जितना धक्का लग सके वो काम होने चाहिए। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और एज एएसपी भी दूसरे एसपी मेरे को सौंपते थे, मैं भी भर्ती कर लिया। तो because of your army background, commando trained and all I used to feel happy in doing that, and without any selfish motive, I did lot of recruitment जो गवर्नमेंट की पोस्टें होती थी, और कई बार दबाव भी पड़ता है। हमने दबाव भी माना थोड़ा बहुत कि मेरिट पर करेंगे। और चौधरी देवीलाल कहते थे, एक बार मैंने कमांडो भर्ती की 2 बटालियन, और ये इसकी बात है मैंने दोबारा जो अच्छी लिस्ट करें 86 में 87 में बने सर 87 में। हाँ, मेरे को कमांडर ऑपरेशन में लगा दिया था। कमांडो भर्ती की मेरी जिम्मेवारी लगाई, 2 बटालियन कमांडो खड़ी करने की। मैंने कहा लंबे 5 फुट 9 इंच और ये होना चाहिए, और मैंने पूरे आर्मी के कमांडो टेस्ट रखे। तो उधर से प्रेशर शुरू हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर की बताता हूँ। सीएम साहब का ओएसडी था, विदाउट नेम आई विल नॉट, वो सेड कि भाई भर्ती बंद कर दो। अच्छा। चौधरी देवीलाल यूज्ड टू लाइक मी, दो डीएजी आई वाज नॉट डीएजी सीआईडी थे मिस्टर एएस भटोटिया, माय फ्रेंड, लेकिन ही यूज्ड टू ऑलवेज कॉल मी डीएजी सीआईडी, महेंद्र मलिक को बुला। तो मैंने जो भर्ती करने वाला, मेरे साथ 2 एसपी थे, मगर भर्ती करते नहीं। तो वो चटे वेटे जो आती नॉर्मली क्वालिटी के बारे में, वो चटों का झोला भर के ले गया, और शाम को भर्ती वो ओएसडी बड़ा नाराज हो गया, कहा था सीएम साहब ने भर्ती बंद कर दो, तो मैंने नहीं की। अब चौधरी देवीलाल का बड़पन है, ये नहीं कि मैं उनका समर्थक हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मैं उनकी कोठी पर आया, बोला क्या बात है महेंद्र सिंह? महेंद्र कहते हैं भर्ती बोले घना ही दबाव है। हाँ जी, मगर ये 10 चिट डॉक्टर मंगल सेन की है, कमला वरमोहन बीजेपी की, और ये आपके साथी लोक दल के हैं, उनकी भी चिटें हैं। बोला भर्ती करनी? हाँ जी मैं करनी। हाँ जी मेरिट पे की? बोले मेरिट में तो सारे अपने देहात के आओगे। ना जी मगर नहीं, फिर भी जो मेरिट में आया है और मिनिस्टर के सिफारिशी, मैं आपको नाम दे दूँगा, उनको कह देना रिक्रूटमेंट बस करेगा। तो मुझे इंटरनली सिफारिश होती थी। अब भी जो बच्चे भर्ती हुए हैं बगैर किसी पैसे के, अब भी आते हैं लोग, और मेरे को पाँव का हाथ लगाते जी आपने रोटी दे, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। दैट्स वाई आई ज्वाइंड इंडियन पुलिस सर्विस। उसके अलावा भी किसी डीसी को काम पड़ता है, अभी भी मैं किसी डीसी को टेलीफोन करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई मेंटेन गुड रिलेशन। और पुलिस में लोगों के आई ट्राइड कि भी बेगुनाह के साथ बेइंसाफी ना,
और सर इसी दौरान जो आपके इंटरव्यू पिछली बार जो वायरल हुआ उसके अंदर ये कुछ एक ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, कोई पत्रकार हैं सदा जी, उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, उन्होंने बुक भी तो लिखी है, मुझे नाम एकदम से नहीं कलेक्ट कर पा रहा, उग्रवाद निरोधक पुलिस प्रशिक्षण। हाँ, उन्होंने कहा कि जो देवीलाल आपको अपना सगे पुत्रों की तरह मानते थे, क्या इस बात में सही है सर? हाँ बिल्कुल सही मानते थे। उन्होंने कभी हमेशा जो भी मैं सजेशन देता था माने, और इस बात की सर अभी जो लास्ट आपका इंटरव्यू आया था उसके अंदर काफ़ी वायरल हुआ, उसके अंदर एक युवक का एलिगेशन था कि भी क्या कहते हैं कंडेला कांड के, जो कंडेला की जो फायरिंग हुई थी उसमें स्पेसिफिकली आपने ऑर्डर दिए थे और प्रदेश का माहौल उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हुआ था। इस बारे में सर जो फैक्ट है प्लीज़ आप जरा। पहले तो जो भी महानुभाव जिसने भी कहा है, चलो उसने लोगों के हित में ये बात कही होगी, लेकिन कंडेला कांड की सच्चाई ये है कि किसी ने फायरिंग के ऑर्डर नहीं दिए, ना किसी डीसी ने दिए, ना किसी एसपी ने दिए, ना किसी डीजीपी ने दिए। आप हैरान हो गए आदमी कैसे मरे? ये बिल्कुल हर कोई पूछेगा सर कैसे मरे। हाँ बिल्कुल, जब ऑर्डर ही नहीं हुए तो फिर। कंडेला कांड मुझे डेट तो नहीं याद, लेकिन उस टाइम पर एक लीडर होता था घासीराम नैन, उसने लोगों को भड़काया, भाई रास्ता रोक लो, पूरा रास्ता रोक लिया, और एक दिन एक पुलिस वाले का, सब इंस्पेक्टर का, उसका सिर फोड़ दिया और उसका रिवॉल्वर भी छीन लिया। तो मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, मीटिंग से पहले लंच था एक दिन पहले, उस कंडेला में ही सर? नहीं, जींद में। बोला डीजीपी साहब कल मेरी पब्लिक मीटिंग है, मीटिंग होने दोगे कि नहीं, करवाओगे कि नहीं? चीफ साहब ने पूछा आपसे? हाँ, दोपहर लंच पे। मगर जी मुख्यमंत्री की मीटिंग कौन रोक सकता है? मीटिंग तो जरूर होगी, हम लोगों से निवेदन करेंगे और ये करेंगे। बोला लोग बैठे, चलो मैं तो जींद में पहुंच गया, लेकिन पूरा रास्ता रोक क्या हुआ है? मगर जी वो भी कोशिश करो करवाने। कहते ठीक है, इतनी मेरी बात। मैं चंडीगढ़ से दूसरे रास्ते से जींद पहुंच गया। जींद एसपीडीसी से बात की और वो पॉलिटिकल साजिश थी। कांग्रेस पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि उनका गलत था। आज मांगेराम गुप्ता जी यहाँ नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी सर? हाँ, मांगेराम गुप्ता जी यहाँ नहीं है, मेरे मित्र भी थे। राशन पानी पूरा जो लोग बैठे थे उनको वहाँ से जाता था, लेकिन राशन पानी देना ही चाहिए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। मैं जस्ट एन इंडिकेशन की फुल्ली कांग्रेस सपोर्टेड था, नो नेम्स। तो उसके बाद मैं गया देखने, तो नज़दीक जाने लगा कि पत्थर मत जाओ, आगे मत जाओ, डीसीएसपी। मैंने कहा भाई ये लोग तो उठाने पड़ेंगे, लोग परेशान हो रहे हैं और ये तो बहुत गलत बात है, भाई मेरे को भी रास्ता नहीं दे रहे। तो डीसी कहने लगा जी आपको अकेला नहीं जाने देंगे, मैं जनरल को अकेला कैसे जाने दे सकता हूँ। 4-5 कांस्टेबल रहे, बाकी पुलिस पीछे हट गई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो दोपहर बाद की बात थी, अंधेरा भी हो गया। तो पब्लिक की तरफ से लोकल देसी पिस्तौल या बंदूक से मेरे यहाँ दोनों पाँव में छर्रे लगे। मैं चलता रहा, पथराव फिर भी जारी रहा। हम थोड़ा सा पीछे हट के मैंने कहा भाई रामधारी मेरा गनमैन था, किसी को गोली नहीं मारनी, और ये बंदूक जो लोग बैठे हैं इससे 100 गज नीचे वहाँ फायर करो, और कोई एक आध छर्रा लगेगा लेकिन लोग कोई नहीं लगेगा। मेरा अपना तजर्बा था आर्मी और पुलिस का, और ये टैक्टिस काम देगी, कोई नहीं मारा। हमने 30-35 आदमी गिरफ्तार भी कर लिए, कुछ लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को मैंने कहा तुरंत हॉस्पिटल में लेके चलो। मैं हॉस्पिटल में मैंने
पहले पट्टी नहीं कराई। एसपी साहब बोले ना जी आपको तो सिर फोड़ देंगे, कोई गोली मार देगा हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं, अपने आदमी, अपने भाईचारा। हाँ, और अपने भाइयों के हाथ से मरेंगे और तो इससे बढ़िया मौत क्या हो सकती। मैं हॉस्पिटल में गया, कंडेले हमारी रिश्तेदारी थी, मेरा भाई गया है, तो वहाँ 2-4 जैसे हरियाणवी बोलते हैं। अरे मैं तुमने तो बटेव का लिहाज नहीं किया, मेरे हाँ टोटली मेरे पाँव देसी स्टाइल सर। हाँ मेरे पाँव तोड़ दिए। बोला जी बोबो का सिर फोड़ दिया। मैं बोबो डोकलेट में जाके कंप्लीटली हरियाणवी कन्वर्सेशन सर। एक सिपाही की टांग तोड़ दी और कईयों के सिर तोड़ दिए। वो ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है, सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। सबको ठीक करके भेजेंगे। दैट वॉज द कंडोलेंस, जब कोई आदमी वहाँ नहीं गया। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। लोग अपने एक्चुअल स्टोरी। मैं वापस आ गया, खून बह रहा था, मगर यूँ कहूँ घर जाऊँगा तो कहूँगे क्या हुआ। उसके बाद मैं एसपी रेजिडेंस पर गया, वहाँ डॉक्टर बुलाया, मैंने दोनों पाँव को पट्टी कराई। फिर मैं रात के 9-10 बजे घर आया। अगले दिन चीफ मिनिस्टर को बताया, मैंने रास्ता खुल गया। चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी हैप्पी। चीफ मिनिस्टर कहा शाम को सीधे मेरे खाने पर आना। गवर्नर साहब को बुलाया, वो कश्मीरी गवर्नर था। कहा जी हमारे डीजीपी ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो 2 किडनैप कर रहे थे वो भी छुड़वा दिए, रिवॉल्वर भी वापस, यार कोई आदमी भी नहीं मरे। नेक्स्ट डे बिहानी और उसके ऊपर जींद बिहानी रोड पर लोग बैठे हुए। मैंने टेलीफोन किया डीसी और एसपी को, कोई फायरिंग नहीं करेगा, अगर नहीं उठते हैं तो मैं खुद आके लोगों से रिक्वेस्ट करके उठाऊंगा। एक इंस्पेक्टर पुलिस का सीआई इंस्पेक्टर या कोई जाता है, नाम नहीं लूँगा, तो वो विदाउट इंटीमेशन टू सीनियर ऑफिसर। पेट्रोलिंग तो पुलिस की होती है, क्या होगा, मैं पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ जी कई एक जोशीले भी होते हैं, दिस फैक्ट आई डोंट नो, कई एक जोशीले भी होते हैं। तो उसने कहा कि उन्होंने पथराव कर दिया होगा घड़े घड़ा। उसने कहा किसी की बंदूक लेके और फायरिंग कर दी, धड़ाधड़ 2 आदमी मर गए, एक अगले सो मर गया। वहाँ कोई कंडेले का एक आदमी बैठा हो तो शायद उसके गोली वहाँ लगी। ये है कंडेला। बट नॉट रिलेटेड टू बोथ एपिसोड्स आर टोटली एंटायरली डिफरेंट। दोनों का वो था। इसके लिए ये नहीं है कि मैं चौटाला साहब का डीजीपी था, चीफ नहीं, गॉट इट सर, गॉट इट, क्योंकि दोनों के घटनाएं, दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। हाँ सर, एक आपने इंटरव्यू सुनते हुए एक जेंटलमैन ने ये बड़ा कमेंट किया है कि आप जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी के अंदर लोग रिटायर होने के बाद जो पूरी ज़िंदगी किसी जगह काम नहीं करते, उसके बाद रिटायर होने के बाद आके उस बिरादरी की हेड की पद पे बैठ जाते हैं। लेकिन आप पहले ऐसे शख्स रहे हैं जो सर्विंग डीजीपी होते हुए आपने अपनी बिरादरी की जो महासभा है उसको संभाला, उसको आगे बढ़ाया और उसको लेके गए और चीफ मिनिस्टर को लेके आए। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत शाबाशी दी है कि आप जितने भी एग्जाम्पल देखे गए हैं सब लोग रिटायर्ड होने के बाद पोजीशन हथियाने गए हैं, बल्कि यहाँ तो उल्टा आपको देने गए थे। इसके ऊपर क्या मतलब आपका सर क्या सोच रही है? देखिए, मैं अपने कुलीग को कोई नुक्ताचीनी नहीं करता। बहुत से मेरे कुलीग जूनियर और सीनियर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, आईएएस वाले भी जाते हैं, कोई बुराई नहीं। वो कहते हैं जी हमें कोई रीएम्प्लॉयमेंट दीजिए। मैं कभी किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं गया और मुझे ये विश्वास है मैं जाता तो शायद मुझे भी कहीं न कहीं लगा दे। लेकिन समाज सेवा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मैं सर्विस में भी जाट सभा का प्रधान था, खेलों का प्रधान, WFI रेसलिंग फेडरेशन में सर्विस में रहते रहा, गवर्नमेंट से परमिशन लेके रहा। मैं कोई ये नहीं है कि पदा का, और मैं अब भी कहता हूँ मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधान बनने की, कोई और ले आओ। समाज सेवा का मेरा एकमात्र मेरी हॉबी है। मुझे अंतरात्मा से, आपका पैशन है, हॉबी है, मेरी अंतरात्मा को खुशी मिलती है। यही नहीं, मेरे को DLF वालों ने कहा जी आप आ जाओ हमारे पास, तनख्वाह की कोई बात नहीं, एडवाइजरी कैपेसिटी में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को लेते हैं। और अपना ये रिलायंस वालों ने कहा, आपने शेयर किया था रिलायंस का एपिसोड। हाँ, तो मैं अपने काम में खुश हूँ।
नहीं, और जो जिस भाई को तकलीफ हो रही हो वो आ जाए, मैं कहूँगा तो जाट नहीं समाज का सर, प्रधान बन इसमें जाए। तो तारीफ की गई है, आपका ये कहा गया कि आप शख्स ऐसे अकेले हैं जिन्होंने खुद जाके क्या कहते हैं वो समाज का सर्विस में रहते हुए खुद जाके उसको बढ़वाया है। अदरवाइज ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए थे कि रिटायर होने के बाद अगर कब्जा करके बैठते हैं, आपको तो एक स्पेशली अप्लॉज करा गया है। यही नहीं, कोई भी समाज का आदमी, कोई भी प्राणी हो, मैं चाहता हूँ उसका नुकसान न हो। जाट आरक्षण शुरू हुआ, मैंने गवर्नमेंट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के मेरे पास टेलीफोन आए, मैंने लोगों के हित में उनकी मदद भी की कि भी ताकि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। ये फैक्ट है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और जो करता धरता थे आरक्षण के, मैंने उनको कहा तुम समाज का नुकसान कराओगे, मरवा के जाते रहोगे। ऐसे लोगों के साथ आपने स्टेज भी नहीं शेयर की सर? ना स्टेज पर भी यही कहा। हाँ, स्टेज भी नहीं शेयर करी सर, आपने बैड एलिमेंट्स के साथ शेयर नहीं की। कुछ लोग चाहते थे भाई हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट ना करें जो दिल्ली में गेम्स हुए। मैंने खुला कहा दूसरे लोगों को भी कि हमारे समाज के मेडल गेम्स में ही आते हैं, गेम्स में ही आते हैं, वो तुम वही बंद करा रहे हो। एक मनियार चूड़ी लेके जा रहा था, एक पाड़ी ने उसका लत मारा, बोले अकेले रहे चौधरी, बोले भाई एक और मार, कुछ नहीं। अगर आप गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे लोगों को तो फिर कुछ नहीं, नौकरी वैसे नहीं मिलती। तो आई चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, आई पब्लिकली क्रिटिसाइज दिस, मगर ये आंदोलन गलत है और लोगों को खेल में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और यही था सर। इस कड़ी के अंदर एक आखिरी सवाल लेते हुए, एक जेंटलमैन है, अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं, मिस्टर बंसल करके हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि भाई उसकी ज़मीन पे आपने ऐसा कुछ फोर्स उसके पीछे लगा दी या पुलिस उसके पीछे लगा दी, उसकी ज़मीन का कुछ वो कर लिया, इस तरह का वो मतलब प्रोपगंडा अपने आप को वो अटेंशन सा चाह रहे थे कि आपको एलियंस करके मिस्टर पवन बंसल करके को है, वो अटेंशन चाह रहे थे, जो उसकी पोस्ट में देख पाया। पवन बंसल मेरा मित्र भी रहा, अच्छा आदमी है। बाकी चौधरी छोटू राम के उस वाक्य को मैं दोबारा बताता हूँ कि सुखबीर जी अगर मेरी जो लोग नुक्ताचीनी करने छोड़ देंगे तो आप समझ लेना कि मैं भी अखबार वालों का सरमाएदार यहाँ पर ये चौधरी छोटू राम कहते हैं। पवन बंसल की पुलिस एजिटेशन ज़बरदस्त हो गई थी, पुलिस में भी एजिटेशन हो? हाँ, बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन थी, स्ट्राइक थी। और उस टाइम पे मैं ADIG CID था, चौधरी देगुलाल चीफ मिनिस्टर थे, 1978 या 79 की बात है। मेरे अखबार वालों से बड़े अच्छे संपर्क थे, ये उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था। पहली बात तो पवन बंसल जी को मेरी तरफ से कहना कि कोई भी कागज़ दिखा दे कि उसकी ज़मीन पर कब्जा करा या उसको तंग करा तो मैं कसूरवार हूँ, उससे आज भी माफ़ी मांगू। उसने पुलिस का नाम लिया सर? ना, उसने कहा पुलिस ने, इंडिविजुअल आपने कहा। हाँ जी। तो हमने पहले मधुबन से स्ट्राइक खत्म की, पीसफुल मीन्स। पुलिस मेरे मुलाजिम थे, अगर मैं उनसे कोई एक्सरसाइज कराता हूँ, परेड कराता हूँ, दैट इज़ नॉट काउंटेड एज पनिशमेंट। मधुबन में भी स्ट्राइक मैंने इसीलिए तोड़ी। मधुबन में कहा कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, एक किला गहने रख के जाते हो, फिरते रहते हो, फिर भी नौकरी नहीं मिलती, किस तरह तुम्हारे बाप ने नौकरी दिलाई, आज तुम स्ट्राइक करोगे तो डिसमिस हो जाओगे। मैंने उनको असलियत बताई, वो वापस आ गए। मैंने कहा पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारी परेड कराई जाएगी, और भाई मेरे साथ भी 36-37 लोग होने चाहिए। मैंने स्पोर्ट्स प्लाटून एक थी, उसको कहा खूंटा टोक पार्टी। हाँ, कि वे पुलिस कोई बदमाशी करे तो उसको एक्सरसाइज कराओगे या उससे रेसलिंग करोगे। तो मैंने कोई हाई हैंडेडनेस या कानून की नहीं तोड़ा। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्ट। रोहतक गए तो उस टाइम पे DIG साहब चौधरी धर्म सिंह थे, मैं ADIG से बड़ा कौन सा है जो स्ट्राइक करवा रहा था भाई। तो आ गया एक सिपाही, कौन है भाई तू? बोला नाई का, तेरा काम तो बाल काटने का है, फिर पुलिस क्या करे। ये असलियत बता रहा है, टोटली। हाँ, तो मैंने कहा सारे जवान, अब ये मेरा काम, राइफल रखो
और कौन सा सामने आता भी, मैं भी, मेरे साथ भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, वो खड़े रहे खूटा टोपा जी, वहाँ फ्रंट रोल बैक रोल, हम चीज ऊपर नीचे बैठते हैं ना, और ऊपर नीचे फ्रंट रोल बैक रोल, ये एक्सरसाइज मैंने कराई। जनरल डायर और ये आ गया वो आ गया, ये अखबारों में छापा, किसने छापा किसने नहीं। तो एक वो होता है काजिंग डिसअफेक्शन अमंगस्ट यूनिफॉर्म फोर्सेस, वो ला भी उसके तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और लोकल पुलिस ने, मैं तो एसपी नहीं था, मैं तो प्लेन क्लॉथ एडीआईजी, मैं तो वापस आ गया था। अगले दिन किसी एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया। दैट इज स्टोरी। और पवन बलसूनी जी से मैं आज भी माफी मांगता हूँ, मैंने बाई ने किसी को नहीं कहा। ये है नहीं सर, इसमें माफी मांगने का तो सवाल ही कोई मन में मेरे खिलाफ वो शिकवा रखता रहे, लेकिन मैं कर रही हूँ, मैंने कोई उसके बावजूद भी मेरे से एक आध बार मिला, मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, बड़े प्यार से मिला। मतलब उसको मैसेज ये दिया गया इसके थ्रू कि भाई आपको आज भी डीजीपी मलिक साहब उसी तरीके से प्यार करते जैसे पहले प्यार करते थे, अगर कोई गलतफहमी है तो वो आपकी तरफ से है। बाकी उसके अंदर कलम की ताकत है, पहले भी वो आज़ाद था, आज भी आज़ाद है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो सर आज आपका बहुत समय लिया सर, क्या कहते हैं, अब तीसरी कड़ी में आपसे जल्दी ही मिला जाएगा, क्योंकि लोग बड़ा बेसब्री से आपका पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपने अपना समय निकालने के लिए और इतने इंटरेस्टिंग वो करने के लिए, और बहुत सारे जवानों को और उनको हमारे प्रदेशवासियों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी, आपको भी, आपके दूसरे स्टाफ को भी, अमृत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।